वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज गौतम एंड वेलकम यू टू माय स्टडी चैनल स्टडी स्पॉट। आज हम चलते हैं एक नए चैप्टर की ओर जो आपका एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाला है, पावर शेयरिंग, जो आपको पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आइए शुरू करते हैं पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग किस चीज़ की बात है बउआ? तो पावर शेयरिंग मतलब होता है हिंदी में सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी मतलब आपको बंटवारा करना है पावर का। आइए बात करते हैं, इसमें दो कंट्री की बात है, बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम में सब कुछ सही हो जाता है लेकिन श्रीलंका में सब कुछ सही नहीं होता है, बस इसी बारे में हम पढ़ेंगे। आइए, बेल्जियम स्मॉलेस्ट कंट्री इन यूरोप, यूरोप का बहुत ही छोटा देश है बेल्जियम। इनफैक्ट अगर इसकी पॉपुलेशन की बात की जाए तो हमारे यहाँ हरियाणा से भी कम पॉपुलेशन यहाँ पे है। बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है? नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग, इससे ये बॉर्डर शेयर करता है। इथनिक कंपोजिशन, डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर से ये सवाल आने के चांसेस 60 to 70% है बच्चों। या तो इसका इथनिक कंपोजिशन पूछेगा या आपको श्रीलंका का पूछेगा। मैंने शॉर्ट में यहां लिखा है बच्चों, आपको वहां पे सेंटेंस बना करके लिखना पड़ेगा, ये कैपेबिलिटी आप में होनी चाहिए। 59% फ्लेमिश रीजन में है, डच भाषा बोलते हैं। 40% वैलोनिया रीजन में है, फ्रेंच भाषा बोलते हैं। 1% जर्मन बोलते हैं। 1% क्या बोलते हैं? जर्मन बोलते हैं। तो ये था आपका इथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, जिसमें 59% फ्लेमिश रीजन, डच भाषा बोला करते थे, 40% वैलोनिया रीजन थे, फ्रेंच भाषा बोला करते थे, और 1% जर्मन बोला करते थे। आइए कैपिटल सिटी ब्रसेल्स की बात की जाए। ब्रसेल्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट है कि ये हेड क्वार्टर है किस चीज का है सर? ईयू का, यूरोपियन यूनियन, इसका ये हेड क्वार्टर है। कौन? ब्रसेल्स। याद रखिएगा अच्छा से, कुछ लोग इसको ब्रुसेल्स भी बोलते हैं, तो आप स्पेलिंग ध्यान रखिएगा बच्चों। 80% फ्रेंच यहां बोलने वाले थे और 20% क्या बोलने वाले थे? डच बोलने वाले थे। तो आप देख रहे हैं यहां पे अगर डोमिनेशन की बात की जाए तो बेल्जियम में डोमिनेट कौन कर रहे हैं? डच वाले डोमिनेट कर रहे हैं, जबकि फ्रेंच वाले हल्के पीछे हैं। कैपिटल सिटी में डोमिनेट कौन कर रहे हैं? फ्रेंच वाले, और डच वाले डोमिनेट नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार यहां पे पावर शेयरिंग करने में काफी मुश्किलें आ रही थी। तो ये कहा जा रहा था कि अच्छा, अगर तुम कहते हो कि यहां पे डच का रूल रहेगा तो ठीक है, कैपिटल सिटी में फ्रेंच का रूल कर दो। फ्रेंच थोड़े पढ़े लिखे थे बच्चों, इसमें कम संख्या में तो है लेकिन थोड़े पढ़े लिखे थे। तो आइए हम बात करते हैं कि इनके बाद क्या हुआ था। अकोमोडेशन हुआ था सर, समझौता हुआ था। बेल्जियम ये समझ चुका था अगर हम लोग पावर शेयरिंग नहीं करते हैं तो हो सकता है आगे जाकर के मतभेद हो जाए और लड़ाइयां हो सकती हैं। बेल्जियम ने इस चीज की पहचान कर ली थी, रिकॉग्नाइज द नीड एंड डू सम अरेंजमेंट्स कर दिए थे। क्या क्या सुनिएगा, क्या क्या किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा अमेंड किया गया। अमेंड मतलब बच्चों सुधार करना, संविधान को सुधार किया गया था। 1971 से लेकर 1993 के बीच में 4 बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितनी बार बच्चों? 4 बार। कब से कब? 1971 से 1993 के बीच में। किस चीज को? पावर शेयरिंग को इंट्रोड्यूस करने के लिए और आइडेंटिटी देने के लिए। क्या देने के लिए बच्चों? आइडेंटिटी देने के लिए कि आपकी एक पहचान है, इसलिए इसे शेयर किया गया था। नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स वेयर इक्वल, यानी कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की जाए, इन द सेंट्रल गवर्नमेंट डच बोलने वाले और फ्रेंच बोलने वाले दोनों के मिनिस्टर्स क्या होंगे? दोनों के मिनिस्टर्स इक्वल होंगे, डच बोलने वाले और फ्रेंच बोलने वाले। मेनी पावर्स, सेंट्रल को खूब पावर दिया गया, स्टेट को थोड़ा पावर कम दिया गया। यहां पे स्टेट कहने का मतलब समझ रहे क्या कहा जा रहा है? स्टेट कहने का मतलब ब्रसेल्स कह रहा है। सर आप हमें बेवकूफ बना रहे हैं, ब्रसेल्स तो कैपिटल है ना। बच्चों सुनिए ध्यान से, स्टेट का मतलब, स्टेट का मतलब होता है जिसके पास डिफिनिट पॉपुलेशन हो और एक डिफिनिट एरिया हो। आई एम रिपीटिंग अगेन, एकदम शॉर्टकट में, जिसके पास एक डिफिनिट पॉपुलेशन हो, एक निश्चित जनसंख्या हो और एक निश्चित एरिया हो, डिफिनिट एरिया हो, यानी डिफिनिट एरिया और डिफिनिट पॉपुलेशन होगा, उसे हम स्टेट कह सकते हैं। तब तो हम भारत को भी कह सकते हैं सर, कहते ही हैं सर, इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट, हम तो कहते ही हैं। आगे देखिए, कम्युनिटी गवर्नमेंट फिर बनाया गया था, यानी वैसे लोग जो अलग अलग छूट गए थे उनके लिए एक सहायक, एक संगठन वाली सरकार बनाई गई थी जिसमें वो लोग अच्छे से रह रहे थे। रिजल्ट क्या हुआ था देखते हैं। रिजल्ट क्या हुआ था? The arrangements helped to avoid conflict between the major communities. ये अरेंजमेंट बन गया जिसके कारण मतभेद काफी कम हो गए थे। किसके बीच में सर? दो मेजर कमेटी। कौन कौन सा मेजर कमेटी था सर? डच और फ्रेंच के बीच में लड़ाइयां कम हो गई। ये था बच्चों बेल्जियम की कहानी। अब हम आगे वाले पेज में पढ़ेंगे श्रीलंका की कहानी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए।
आइए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे श्रीलंका के बारे में। देखते हैं, श्रीलंका एक स्मॉल आइलैंड है जो भारत के तमिलनाडु से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, साउथ में। इथनिक कंपोजिशन, मैंने बार बार बोल रहा हूं कि इथनिक कंपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो आपको एग्जाम में पूछ सकता है। 74% सिन्हाला जो बुद्धिज्म फॉलो कर रहे थे, और ये मेजॉरिटी में यहाँ पे थे बच्चों। सिन्हाला जो थे मेजॉरिटी में थे, 74% थे और बुद्धिज्म को फॉलो किया करते थे। 18% में 13% जो थे श्रीलंकन तमिल्स थे, और 5% जो थे वो इंडियन तमिल्स थे। 5% क्या थे? इंडियन तमिल्स, और 30% क्या है यहाँ पे? श्रीलंकन तमिल्स। ध्यान रखना है। रेस्ट जो है वो क्रिश्चियंस यहाँ पे है। अब एक टर्म आता है मेजॉरिटेरियनिज्म, इसको अच्छे से पढ़ते हैं। मेजॉरिटेरियनिज्म ये क्या था? यह एक ऐसा विश्वास था, यह एक ऐसा सोच था जिसमें यह कहा गया था कि जिसकी संख्या ज्यादा हो सरकार उसी की बननी चाहिए, यानी मेजॉरिटी शुड रूल द कंट्री। क्या क्या स्टेप्स लिए गए थे, स्टेप्स देखते हैं। तो श्रीलंका आज़ाद हो गया था 1948 में। सुप्रीमैसी किसकी थी सर? सिन्हाला की थी। सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया 1956 में बनाया गया। गवर्नमेंट जो पॉलिसी ला रहे थे वो सिन्हाला को काफ़ी प्रेफर कर रहे थे, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए और यूनिवर्सिटी के पोजीशंस के लिए। मतलब सिन्हाला को भी सपोर्ट कौन कर रहे थे? यहाँ की सरकार कर रही थी, यानी श्रीलंकन सरकार जो थी वो किसकी सपोर्ट कर रही थी? सिन्हाले को सपोर्ट कर रही थी। आइए देखते हैं उसके बाद क्या किया था। तो स्टेट ने यह साफ साफ कह दिया कि हमें बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करना है और बुद्धिज्म को ही फैलाना है, बुद्धिज्म को ही फैलाना है और उसे ही हमें अडॉप्ट करना है और प्रोटेक्ट भी करना है। रिजल्ट्स क्या हुआ सर? देखते हैं। श्रीलंकन तमिल्स फील एलियनेटेड। एलियनेटेड मतलब समझते हैं क्या होता है? एलियनेटेड का मतलब होता है अकेला महसूस करना। यहां पे श्रीलंकन तमिल्स जो थे वो काफी अकेला महसूस कर रहे थे। रिलेशंस गेट वॉस्ट, जितने भी रिलेशंस थे, किसके बीच में रिलेशंस? सिन्हाले और तमिल्स के बीच में जो रिश्ता था वो रिश्ता धीरे धीरे खत्म हो रहा था और लड़ाई की ओर आगे बढ़ रहे थे। क्या क्या डिमांड्स थे सुनिएगा। It launched parties struggles for recognition of Tamil language। तमिल भाषा की पहचान के लिए इन लोगों ने पार्टी लॉन्च किया और काफी संघर्ष भी किया। 1980 तक इन लोगों ने एक इंडिपेंडेंट स्टेट की डिमांड की थी, तमिल इलम। तमिल इलम, तमिल इलम की कहानी मैंने क्लास में बता रखी है, प्रभाकरण वाला। डिस्ट्रस्ट लीड्स टू सिविल वॉर, और इस तरह फिर दोनों के बीच में विश्वास नहीं बन पाता है और क्या हो जाता है? फिर सिविल वॉर हो जाता है। सिविल वॉर एंड होता है 2009 में। 2009 में सिविल वॉर खत्म होता है और इसमें लगभग हजारों के आसपास पीपल मारे जाते हैं। ये कहानी थी आपकी किताब की। अब कुछ हमारी जुबानी सुनिएगा। जब तमिल्स वालों ने यह कहा था कि मुझे एक अलग स्टेट बना के दे दो, या फिर जो चीज आप सिन्हाले को दे रहे हो मुझे भी दो, तब तमिल्स को काफी बुरी तरह से मारा पीटा गया था। एक यूनिवर्सिटी था जाफना यूनिवर्सिटी, वहाँ पे तमिल्स को एक तरह से, वहाँ जाफना यूनिवर्सिटी में अभी भी एक स्टैचू है जिसमें सिर्फ हाथ है, इतना हाथ निकला हुआ है, और वो स्टैचू मैंने बच्चों को दिखाया है क्लास में। वो स्टैचू कुछ इस प्रकार से, उसको देख करके डर लगता है। वो स्टैचू उनकी याद में बनाया गया है बच्चों, कि जो उस दौरान मरे थे। ठीक है, तो एक डाटा कहता है कि लगभग 80,000 के आसपास लोग मरे थे, एक डाटा ये कहता है। आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे क्या था कि इस दौरान एक बात और, हमारे यहाँ से तमिल्स को बचाने के लिए गए थे, कौन गए थे? राजीव गांधी गए थे। कौन गए थे? राजीव गांधी। तो उनकी भी वहाँ पे हत्या हो जाती है। तो ये थे श्रीलंका के बारे में। तो ये श्रीलंका वाला पेज था, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। अब अगले वाले पेज में हम लोग पढ़ेंगे पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल और फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। 2 टॉपिक्स बच गए हैं, साथ में इसका इंपॉर्टेंट PYQs भी हम लोग देखेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए बच्चों, अब हम जानेंगे पावर शेयरिंग इनडिजायरेबल में 2 रीजंस है। पहला है प्रूडेंशियल, दूसरा है मोरल। प्रूडेंशियल जो होता है वो गेन और लॉस की बात देखता है, मतलब फायदे और नुकसान के अनुसार गवर्नमेंट हमारी सोचती है। दूसरा मोरल रीजन, ये मोरल कंसिडरेशंस पे होती है, मतलब नैतिकता पे आधारित होती है, मोरल रीजंस कहलाते हैं। स्टेबिलिटी कम्स इन द गवर्नमेंट, प्रूडेंशियल में स्टेबिलिटी आती है और रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, मतभेद की चांसेस को कम कर देती हैं, लड़ाइयाँ कम हो जाती हैं। इट प्रिवेंट्स ग्रुप्स फ्रॉम ओवरस्टेपिंग देयर राइट्स, मतलब अगर कोई ग्रुप जो होता है किसी के राइट्स को डिनाई कर रहा है, उसके राइट्स का फायदा उठा रहा है, तो उससे निजात मिलती है, उससे ये लोग दूर हटते हैं। सेकेंड, मोरल कंसिडरेशन।
इट इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, यह डेमोक्रेसी की एक तरह से आत्मा है। क्या है डेमोक्रेसी? क्या है? ये एक आत्मा है। एक्चुअली इतनी सारी डिस्टर्बेंसेस इस समय हो रही हैं वीडियो बनाने में, सो सॉरी फॉर दैट, बट अगली बार से मैं कोशिश करूंगा कि ये सब नॉइजेस ना हो। इस बार के लिए मैनेज कर लीजिए। कंसल्टेशंस ऑन हाउ टू रन द गवर्नमेंट, सरकार कैसे चलती है उस पर भी हम लोग डिपेंड करते हैं कि इसमें इस चीज़ के लिए कंसल्टेशंस दिया जाता है कि सरकार को कैसे चलाना, ये मोरल स्पिरिट है। सिटीजन पार्टिसिपेट इन लेजिटिमेट गवर्नमेंट, लेजिटिमेट गवर्नमेंट में एक आम नागरिक भाग ले सकता है, ये चीज़ की गारंटी होनी चाहिए। इट इज़ वैल्यूएबल, ये बहुत ही वैल्यूएबल है। तो ये था आपका प्रूडेंशियल और मोरल रीजंस, जो काफ़ी अच्छे से मैंने यहाँ पे लिखा है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा और आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि अब हम आगे चलेंगे आपका फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की ओर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में 4 तरह के। देखिएगा, पहला हॉरिजॉन्टल डिवीजन, इसमें इंडियन गवर्नमेंट को लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी में बांट दिया जाता है। अगर आपको एग्जाम में आता है बच्चों, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपको, अगर हॉरिजॉन्टल पूछे तो आप बिल्कुल ऐसा ही हॉरिजॉन्टल बनाना, अगर आपको वर्टिकल पूछे तो बिल्कुल आप वर्टिकल ऐसे ही बनाइएगा। लेजिस्लेटिव हु मेक्स द लॉ, एग्जीक्यूटिव हु एग्जीक्यूट द लॉ, जुडिशियरी जो अगर लॉ को नहीं मानता है उसके लिए ये बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट इसमें सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी रखा गया है। इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट प्लेस्ड एट सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स, अलग अलग पावर्स को एक्सरसाइज करने के लिए गवर्नमेंट प्लेस की गई है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के रूप में यहां पे प्लेस की गई है। इस सिस्टम को सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस भी कहते हैं। सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें प्रत्येक सिस्टम जो है ना एक दूसरे को चेक करते रहता है, तो इसे सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस भी कहते हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है और सब्जेक्टिव दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा है। आइए देखते हैं वर्टिकल डिवीजन। इंडियन गवर्नमेंट जो है यहां पे देखिए, बिल्कुल ऐसे ही बनाइएगा बच्चों आप अपने एग्जाम में, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पे, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे, आई एम रिपीटिंग अगेन, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे या प्रोविंशियल लेवल पर, प्रोविंशियल, लोकल गवर्नमेंट लोकल लेवल पर, यानी शहरों में हो जाता है म्यूनिसिपैलिटी हो जाता है, नगर निगम हो जाता है, और गांव में होता है ग्राम पंचायत हो गया, ये सब गांव में हो जाता है। इसी सिस्टम को फेडरल सिस्टम भी कहते हैं, जो आपका अगला नेक्स्ट चैप्टर होगा फेडरलिज्म में हम पढ़ाएंगे काफी अच्छे से। फेडरल सिस्टम इसी को कहते हैं। नंबर 3, एमंग पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट के बीच में भी पावर का शेयरिंग किया जाता है बच्चों। पावर इज शेयर्ड बिटवीन देम और इन अलायंसेज, या तो अलायंस बन के सामने आते हैं या फिर सामने से प्रेशर ग्रुप्स बन के, मूवमेंट बन के सामने आते हैं। प्रेशर ग्रुप्स क्या है? ये इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं जो सरकार को प्रेशराइज करते हैं और लोगों के इंटरेस्ट की बात करते हैं, लोगों के हित की बात करते हैं, उनके फायदे की बात ये करते हैं। तो अलायंस क्या होता है? अलायंस और कॉलिशन दोनों में अलग अंतर है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। अलायंस और कॉलिशन गवर्नमेंट दोनों में अंतर है, मैं पॉलिटिकल पार्टी में पढ़ाऊंगा। अलायंस का मतलब होता है वैसा अलायंस जो चुनाव के पहले अगर पार्टी मिल गई है तो वो अलायंस कहलाएगी। रिपीटिंग अगेन, चुनाव के पहले यदि पार्टी मिली है तो वो अलायंस कहलाएगी। चुनाव के बाद पावर होल्ड करने के लिए और गवर्नमेंट को चलाने के लिए जो सरकार बनती है वो कॉलिशन गवर्नमेंट कहलाएगी। सिंपली भाषा में, चुनाव से पहले जो अगर मिलेगा तो अलायंस कहलाएगा, चुनाव के बाद यदि मिलता है तो वो कहलाएगा आपका कॉलिशन गवर्नमेंट। आइए देखते हैं। एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, सोशल ग्रुप्स के बीच में, अलग अलग सामाजिक ग्रुप के बीच में कैसा पावर शेयरिंग हुआ है देखिएगा। एक कॉन्स्टिट्यूशनल, एक संवैधानिक और कानूनी रूप से अरेंजमेंट किया गया है टू इंश्योर दैट, यह आशा दिलाने के लिए, यह बात पुष्टि करने के लिए, ये सोशली वीकर है ना सेक्शन, जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो बहुत ही कमजोर वर्ग है उनके लिए, और जो महिलाएं हैं महिलाओं के लिए लेजिस्लेचर में और हमारे प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन में जगह मिलेगी। यानी जो समाज में दबे कुचले लोग हैं वो सामने आएंगे और महिलाएं भी सामने आएंगी। तो बच्चों आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है।
तो ये था ये पूरा चैप्टर। अब हम इसका करेंगे PYQs, जो मैं अगले वीडियोस में आप तक पहुंचाऊंगा, और इसके PYQs भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप इसका PYQs बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। सो थैंक यू वेरी मच। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करिए, और एग्जाम के व्यू से ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।